नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अब तक और मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तगड़ी तैयारी की। 2027 में उत्तर प्रदेश के किले जीतने के लिए अखिलेश यादव की होशियारी की और दुनिया में छिड़ी जंग के बीच ईरान की नई शर्तों की। इन तमाम मुद्दों पर विस्तार से करेंगे चर्चा, लेकिन इससे पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। ईरानी विदेश मंत्री ने मिडिल ईस्ट के हालात पर साउथ कोरिया फॉरेन मिनिस्टर से की बात। प्रयागराज में बड़ा हादसा, अमोनिया गैस टैंक फटने से कोल्ड स्टोरेज धराशायी, 8 मजदूरों की मौत, कई गंभीर। पश्चिम एशिया संकट पर मोदी बोले, होर्मुज़ का रास्ता रोकना नामंजूर। पंजाब में अफसर सुसाइड केस में पूर्व मंत्री भुल्लर अरेस्ट, भुल्लर ने सरेंडर करने का दावा किया। न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर प्लेन ट्रक की टक्कर, दोनों पायलट की मौत। संकट के बीच भारत के लिए गुड न्यूज, 2 एलपीजी टैंकर जहाज पार कर रहे होर्मुज़, अब गैस की नहीं होगी दिक्कत। योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने लगाई मोहर, प्रदेश में अब नक्शा पास होते ही बदल जाएगा लैंड यूज। पाकिस्तानी एजेंटों को भेज रहा था खुफिया जानकारी, असम के एयरफोर्स स्टेशन का कर्मचारी गिरफ्तार। भारतीय सेना में शामिल हुए 7वीं पिनाका रेजिमेंट, 44 सेकंड में 72 रॉकेट दागने की क्षमता। बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 1836 अंक टूटा, निफ्टी 22,500 के नीचे। हेडलाइंस के बाद खबरें अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में अगले ही कुछ दिनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव आयोग ने 2021 जैसे चुनाव के बाद ही हिंसा को दोबारा नहीं होने देने की ठानी है। इसके लिए चुनाव आयोग ने कड़ा सुरक्षा कवच तैयार किया है। मतदान खत्म होते ही लगभग 700 केंद्रीय बल सीएपीएफ की कंपनियां पूरे राज्य में तैनात रहेंगी, जिनमें से 500 कंपनियां सीधे कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए होंगी। साल 2021 के हादसे से सबक लेते हुए आयोग अब ड्रोन, रोबोट और हाईटेक गैजेट्स के जरिए निगरानी करने जा रहा है। केंद्रीय बलों की ये तैयारी केवल मतदान तक सीमित नहीं है, बल्कि मतगणना खत्म होने तक भी सुरक्षा को पुख्ता बनाएंगी। कैसे, चलिए वो भी आपको बताते हैं। 500 कंपनियां कानून व्यवस्था के लिए सीआरपीएफ 200, बीएसएफ 150, सीआईएसएफ 50, आईटीबीपी 50 और एसएसबी 50 कंपनियां तैनात होंगी। ईवीएम स्ट्रांग रूम और मतगणना केंद्रों की सुरक्षा के लिए 200 कंपनियां तैनात होंगी। 2 लाख वेबकैम, बॉडी कैमरे, 360 डिग्री कैमरे और रोबोट से निगरानी की जाएगी। अन्य हाईटेक गैजेट से गड़बड़ी रोकने के लिए ड्रोन लगातार नजर रखेंगे। बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज अग्रवाल ने कहा, ये कंपनियां कम से कम 2 हफ्ते तक तैनात रहेंगी, लेकिन जरूरत पड़ने पर इनकी अवधि बढ़ाई जा सकती है। दरअसल पिछले चुनाव में 1300 से ज्यादा हिंसा के मामले दर्ज हुए थे, जिसमें 90% मतगणना के समय 2 से 5 मई के बीच हुए थे। सीएम ममता बनर्जी की तीसरी बार शपथ लेने से पहले ये घटनाएं सामने आई थीं। इसके बाद कोलकाता हाई कोर्ट ने एसआईटी का गठन किया और पूर्व मुख्य न्यायाधीश मंजुला की निगरानी में जांच शुरू की। अधिकारियों के अनुसार बंगाल में पहले से ही 480 कंपनियां तैनात हैं। 31 मार्च तक 300 और कंपनियां पहुंचेंगी, जिनमें सीआरपीएफ की 125 और बीएसएफ की 100 कंपनियां शामिल हैं। 10 अप्रैल तक कुल 600 कंपनियां राज्य में होंगी। इसके अलावा बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से 300 अतिरिक्त एसएपी कंपनियां मदद के लिए भेजी जाएंगी। कुल मिलाकर लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में अब 2021 जैसी हिंसा की कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगी। चुनाव आयोग ने सुरक्षा के हर पहलू पर ध्यान दिया है। मतदान केंद्रों से लेकर मतगणना केंद्र तक संवेदनशील इलाकों में बलों की रणनीतिक तैनाती, हाईटेक निगरानी, गैजेट्स, रोबोट और ड्रोन, बॉडी कैमरे और 360 डिग्री कैमरे, इन सभी तैयारियों का मकसद है कि प्रत्येक वोट सुरक्षित रहे, मतगणना पूरी पारदर्शिता के साथ हो और किसी भी तरह की कानून व्यवस्था भंग करने वाली घटना को तुरंत रोका जा सके। अब इस पूरी रणनीति से पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। फिलहाल खबरें अब तक में हम रुख करेंगे अगली रिपोर्ट की तरफ।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले राजनीतिक गर्माहट तेज हो गई है। हर दल अपने वोट बैंक को महताज बनाने में जुटा है, यानी कि सुरक्षित करने में जुटा है। और अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महिला वोटरों को टारगेट करते हुए बड़ा दांव खेला है। लखनऊ में आयोजित महिला सम्मान समारोह में अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो प्रदेश की महिलाओं को सालाना 40,000 रुपए की राशि दी जाएगी। इससे उन्होंने नारी समृद्धि योजना का नाम दिया है। साथ ही उन्होंने समाजवादी पेंशन योजना को भी पुनः शुरू करने का वायदा भी कर दिया है। अब सवाल उठता है कि आखिर महिलाओं पर क्यों फोकस कर रहे हैं अखिलेश यादव। तो चलिए ये भी आपको बता देते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में महिला वोटर हमेशा निर्णायक भूमिका निभाती रही हैं। साल 2017 में महिला सुरक्षा और अपराध के मामले ने महिला वोटरों का रुख बदल दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने एंटी रोमियो स्क्वाड और कठोर कानून लागू करके इस वर्ग को अपनी पकड़ मजबूत की है। अब अखिलेश यादव इस बड़े वोट बैंक को अपने पाले में लाने की रणनीति बना रहे हैं। इतना ही नहीं, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महिलाओं को सीधे नगद सहायता देने का असर साफ देखा गया। नीतीश कुमार सरकार ने महिलाओं को 10,000 रुपए दिए, जिससे जदयू और एनडीए की जीत में महिला वोटरों का बड़ा योगदान रहा। यही मॉडल अब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में लागू करना चाहते हैं, लेकिन राशि दुगनी यानी 40,000 रुपए सालाना रखी गई है। यानी कि महिलाओं पर फोकस, आधी आबादी का सीधा असर, नगद राशि, सीधे जनता का लाभ का वायदा, चुनावी समय वोट बैंक की पकड़ मजबूत करने का रणनीतिक कदम। दरअसल उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर 15 करोड़ मतदाताओं में महिला वोटरों की संख्या लगभग 7 करोड़ है, जो राज्य की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाती हैं। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने महिला सुरक्षा और अपराध नियंत्रण के मुद्दे को भुनाकर भारी सफलता हासिल की थी। एंटी रोमियो स्क्वाड, एनकाउंटर पॉलिसी और कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल महिला वोटरों का रुख बदल दिया। जैसे 2017 विधानसभा चुनाव, भारतीय जनता पार्टी ने महिला सुरक्षा और अपराध नियंत्रण के मुद्दे उठाकर भारी सफलता हासिल की। 2019 लोकसभा चुनाव, महिला वोटर ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी की ओर झुके। 2022 विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महिलाओं की वोटिंग प्रतिशत लगभग 59% रहा। कुल मिलाकर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस बार महिला वोट बैंक निर्णायक साबित होने वाला है। 11.5 करोड़ महिलाओं के समर्थन के लिए सपा की ये बड़ी पहल चुनावी रणनीति के साथ साथ वास्तविक लाभ का संदेश भी देती है। अखिलेश यादव ने सीधे 40,000 रुपए सालाना देने का वायदा कर स्पष्ट कर दिया है कि महिला शक्ति अब चुनाव की दिशा तय करेगी। अब सवाल यह है कि क्या यूपी की महिलाएं इस दांव में समाजवादी पार्टी का साथ देंगी या भारतीय जनता पार्टी की सुरक्षा और कानून व्यवस्था की छवि को प्राथमिकता देंगी। इसी के साथ वक्त है खबरें अब तक में अगले मुद्दे की ओर बढ़ने का। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी तनाव अब केवल युद्ध विराम की बात नहीं रह गई। ईरान ने स्पष्ट रूप से 6 शर्तें रखी हैं और कहा है कि अगर तबाही रोकनी है तो हमारी शर्तें मानो, नहीं तो जवाब में हम सभी हमला करेंगे। तेहरान ने अपने वरिष्ठ राजनीतिक सुरक्षा अधिकारियों के जरिए लेबनानी मीडिया को बताया कि युद्ध की शर्तें अब औपचारिक रूप से तय हो चुकी हैं। हाल ही में अमेरिका राष्ट्रपति ने ईरान को होर्मुज़ स्ट्रेट खोलने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। चेतावनी थी कि अगर नहीं खोला तो पावर ग्रिड पर हमले होंगे। ईरान ने पलटवार में धमकी दी कि स्ट्रेट की पूरी तरह ब्लॉक किया जा सकता है और गल्फ देशों को अंधेरे में डुबो दिया जाएगा। ईरान की 6 शर्तें जो बदल सकती हैं पूरे क्षेत्र का नक्शा, वो क्या हैं, चलिए आपको बता देते हैं। कोई छोटा या सिर्फ दिखावटी युद्ध विराम नहीं, पूरी गारंटी चाहिए। अमेरिका के सभी ठिकाने और सेना को पूरे इलाके से बाहर निकाला जाए। जो भी हानि हुई है उसका सही मुआवजा दिया जाए। सिर्फ ये जंग नहीं, इलाके में चल रहे सभी युद्ध खत्म हों। ईरान को इस महत्वपूर्ण पानी के रास्ते पर नियंत्रण मिले। ईरान के खिलाफ गलत प्रचार करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो।
ईरानी अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि ये शर्तें नई रणनीति का हिस्सा हैं, ना कि अचानक की गई प्रतिक्रिया। अब मिसाइल हमले सटीक और कीमती लक्ष्य पर केंद्रित हैं, वायु रक्षा ढांचे नष्ट किए जा चुके हैं और दुश्मन के आसमान पर नियंत्रण हासिल हो चुका है। ईरान ने साफ कर दिया है, वर्तमान सैन्य संतुलन देखते हुए तत्काल युद्ध विराम की संभावना नहीं। नीति अब हमलावर को सजा दो पर केंद्रित है। इजराइल और अमेरिका को उनके किए की कीमत चुकानी होगी। यानी ईरान की ये 6 शर्तें केवल युद्ध विराम तक सीमित नहीं हैं, बल्कि पूरे क्षेत्रीय समीकरण को बदलने की तैयारी है। तेहरान ने साफ कर दिया है कि कोई भी कदम बिना किसी शर्त के नहीं चलेगा। अमेरिका और इजराइल को अब ये तय करना होगा कि वे संघर्ष को बढ़ाना चाहते हैं या समझौते की नई राह अपनाएंगे। फिलहाल ये तो थी खबरें अब तक की आज की खास खबरों की खास रिपोर्ट, लेकिन इसके अलावा एक बात आपसे जरूर करेंगे। नवरात्रि चल रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश की बेटियों ने साबित कर दिया है कि अगर सही मार्गदर्शन और अवसर मिले तो असंभव भी संभव हो सकता है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के जरिए गाजियाबाद की मानसी ने 444वीं रैंक, झांसी की अदिति सिंह ने 859वीं रैंक और आगरा की तनीषा सिंह ने 930वीं रैंक हासिल कर यूपीएससी में प्रदेश का नाम रोशन किया, जबकि लखनऊ की कृतिका सिंह 2022 में 58वीं रैंक लेकर डिप्टी एसपी बनी। सीमित संसाधन और घर पर पढ़ाई के बावजूद ये बेटियां ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से तैयारी करके सफलता की नई मिसाल रच रही हैं। योजना ने महंगे कोचिंग संस्थानों की जरूरत खत्म कर प्रतिभा को दिशा और आत्मविश्वास दिया और ये साबित कर दिया कि उत्तर प्रदेश की बेटियां अब सिर्फ सपने देखने वाली नहीं, बल्कि देश की प्रशासनिक व्यवस्था में नेतृत्व करने की भूमिका निभाने वाली बन चुकी हैं। फिलहाल आज के लिए खबरें अब तक में बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। नमस्कार।